हमारा हमको ये पता चलता है कि भाई हमारी बॉडी जो है वो मतलब वेव जब डिफ्रैक्ट होती है तभी इंटरफेरेंस हो सकता है, सब मैंने आपको बताया था। अब डिफ्रैक्शन में हमें आज समझना है कि भाई डिफ्रैक्शन मतलब होता है यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट एक शार्प ऑब्स्टेकल से पास हो और पास होने के बाद वो अपने ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर जाए, उसे बोला जाता था क्या, डिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता था? और मैंने आपको बताया था विदाउट डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कभी पॉसिबल है ही नहीं। जब तक आप इंटरफेरेंस नहीं कर जब तक आप डिफ्रैक्शन नहीं कराएंगे, यानी कि वेव को आप उनके मतलब डिफ्रैक्ट नहीं करेंगे, अपने पाथ से डेविएट नहीं करेंगे, तब तक इंटरफेरेंस होने का कोई चांस होता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेव्स इंटरफेरेंस करें, तो जो दो स्लिट्स हैं S1 S2, उसमें डिफ्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वेव सीधी निकल गई तो आपस में मर्ज नहीं होंगी, और अगर मर्ज नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है इंटरफेरेंस का कोई फिनोमिना देखने को हमें नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। अब आज हम शुरू कर रहे हैं कि डिफ्रैक्शन में हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। काफी लंबा टॉपिक है, काफी सारे पॉइंट्स आएंगे, सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, किसी एक पॉइंट के लिए वो पूछेगा, क्योंकि सारा काम नहीं आएगा। लेकिन इसमें कई पॉइंट हैं: पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, उसका पोजीशन और एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप जो भी कुछ कैलकुलेट करेंगे सारा कुछ पूछा नहीं जाएगा, कोई एक चीज आपसे पूछी जाएगी, लेकिन हमें कवर सारा करना है। मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक डायग्राम भेजा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो। तो अब आप लोगों ने डायग्राम कितने लोगों ने बना लिया है वो? एक। तो नाम वही रखे हैं जो उसमें लिखे हुए थे? अच्छा, तो चलो फिर जरा एक मिनट वो डायग्राम दिखाना, कोई बना के लाया, दिखाना जरा वंशिका जी। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने आपको बताया था वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो मैंने फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में क्या बताया था आपको, क्या होता है कि फ्रेशनल डिफ्रैक्शन वो डिफ्रैक्शन होता है जिसमें स्लिट स्क्रीन और ऑब्जर्विंग स्क्रीन एक दूसरे के बहुत पास होती हैं, और फ्रेनहोफर में क्या होता है, बहुत दूर होती हैं। तो उसमें हमें लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ रफली, आप नाम वही लिखना जो इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए, हमारा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस यहाँ पर था, और इससे अब चूंकि हमारा एक मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स की वेवफ्रंट कैसी होती है, स्फेरिकल। मैं इस पॉइंट सोर्स को एक कॉन्वेक्स लेंस है L1, उसके फोकस पर रखूंगा। किस पर रखूंगा? मेरे डायग्राम को जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपका पूरा प्रॉपर डायग्राम मैंने ग्रुप में भेज रखा है, वहीं से बना लीजिएगा। अभी आप यहाँ पर समझिए कि मैंने यहाँ पर एक लेंस L1 रखा हुआ है, और इस लेंस की फोकस पे मैंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S रख दिया है। अब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से जो वेवफ्रंट आएंगे वो स्फेरिकल होंगे। कैसे होंगे? स्फेरिकल वेवफ्रंट होंगे, ऐसे। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट जब आगे बढ़ेंगे, और सीधा सा अपना रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट लगाइए कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी लेंस के फोकस पर होता है, जब एक ऑब्जेक्ट किसी लेंस के फोकस पर होता है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन आपकी जो रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल। मतलब हमारी रेज ऐसे पैरेलल बन जाएंगी। ठीक, मतलब हमारा जो स्फेरिकल वेवफ्रंट था बच्चों, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन वेवफ्रंट में। हमारा स्फेरिकल वेवफ्रंट बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया? प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो चुका है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ ना, बोल दीजिए। तो हमारा स्फेरिकल वेवफ्रंट जो ऐसे ऐसे मैं बना रहा था वो प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद हमारा ये प्लेन वेवफ्रंट आगे जब बढ़ता है, तो इसके सामने हम एक सिंगल स्लिट रखते हैं जो कि कॉर्नर से शार्प है, यानी कि एक नैरो स्लिट रखी हुई है। अब आप बोलोगे सर डायग्राम में तो आप अच्छी खासी थिकनेस की स्लिट दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डायग्राम में मैं नैरो स्लिट बनाऊंगा तो एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे स्लिट को थोड़ा सा थिक बनाना पड़ रहा है। बट ये जो हमारी स्लिट है ये बहुत फाइन है, बहुत क्या है, फाइन। अब याद करिए, जितनी फाइन स्लिट होगी डिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। याद है कि नहीं याद है? तो हमारा एक प्लेन वेवफ्रंट बच्चों यहाँ पर पहुंचता है। अब एक प्लेन वेवफ्रंट जब यहाँ पर आएगा, तो अब प्लेन वेवफ्रंट मतलब वेव्स जो है इसके पैरेलल चलेंगी। भाई स्फेरिकल वेवफ्रंट से सरफेस के परपेंडिकुलर थी, तो प्लेन वेवफ्रंट से भी हमारी वेव्स क्या होंगी, सरफेस के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। तो वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर वेव्स चलेंगी तो मैक्सिमम वेव तो सीधी निकल जाएंगी। और यहाँ पर मैं एक दूसरा लेंस रखूंगा L2। क्या रखूंगा? L2।
मैं एक दूसरा लेंस यहाँ पर L2 रखूंगा, और इस L2 का जो भी फोकस है, मान लो 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर जो भी इसका फोकस है, उसी फोकस पर मैं एक ऑब्जर्विंग स्क्रीन रख दूंगा। क्या रख दूंगा? ऑब्जर्विंग स्क्रीन। तो मैक्सिमम वेव तो देखो भैया इसके पैरेलल जा रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज हमेशा कहां पर जाकर मिलती हैं? फोकस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज फोकस पर मिलेंगी, मतलब मैक्सिमम वेव्स कन्वर्ज होके इस पॉइंट पर आ जाएंगी। मैक्सिमम वेव कन्वर्ज होके इस पॉइंट पर आ जाएंगी, ठीक, इस प्लेन वेवफ्रंट की। बट कुछ वेव चूंकि एक शार्प ऑब्स्टिकल है, तो अपने पाथ से क्या होंगी? डिफ्रैक्ट होंगी। और अगर अपने पाथ से डिफ्रैक्ट होंगी तो सपोज कुछ वेव डिफ्रैक्ट होके यहां पर पहुंचती हैं। ये मिड पॉइंट से जा रही थी ना दूसरी लाइन, चलो बीच से कहीं जा रही थी, कोई बात नहीं। ये कुछ वेव्स यहां पर कन्वर्ज होकर ऐसे मिलेंगी। तो भाई, और ऐसा सिर्फ एक जगह पर नहीं, डिफ्रैक्शन इधर भी हो रहा होगा, इधर भी हो रहा होगा, बट ऑब्वियसली हमें एक ही डायरेक्शन का देखना है, ठीक है। ये पूरी पूरी जो स्लिट है, इसकी थिकनेस ए है, कितनी है? ए। और आप देखो कि यहां से आने वाली वेव को यहां तक पहुंचने में, यहां से आने वाली वेव को यहां तक पहुंचने में अलग अलग डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है, तो यानी इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा? पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस कैसे पता किया जाएगा? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल सपोज मैंने मान लिया कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। अगर ये 90 है, थीटा ये ए है, तो ये 90 थीटा, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई। सॉरी, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई। तो ये जो वैल्यू आएगी बाय ट्रिग्नोमेट्री, वो आएगी ए साइन थीटा। कितनी आएगी? और यही मेरे पाथ डिफरेंस की वैल्यू है। ये मेरे किसकी वैल्यू है? कि हमारी दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो ए साइन थीटा है। मान लीजिए आप जानते होंगे कि अगर एक वेव यहां पहुंच रही है और ऐसे जा रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो बचा हुआ फ्रैक्शन आ रहा है, यही हमारा क्या है? पाथ डिफरेंस। क्या है? और अगर ये एंगल थीटा था, ये 90 था, ये ए था, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। अब इन सारी कैलकुलेशंस के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी ही ये टॉपिक जितना हो जाए आज कवर करना है, जितना भी हो सके, क्योंकि 11th वालों बच्चों को मैंने 1 घंटा आगे शिफ्ट किया है। तो आधे देखो वापस चले गए, उन्होंने मैसेज ही नहीं देखा। इसकी इंक रखी थी यहाँ पर कहीं, देखी क्या? इंक 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 इंक। हाँ, देना, फेंक दो। पी लो। ये यहाँ से काम नहीं कर रहा मार्कर यार, इंक ज्यादा खपत कर रहा है और लिखावट कम आ रही है। डिग 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 डिग। चलिए, अब देखिए, डिफ्रैक्शन का ये जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। हम लोग एक एक करके एक एक चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि डिफ्रैक्शन आप में से जिसने भी पढ़ा होगा स्कूल में, आप सबको मेरे ख्याल से ये समझ में नहीं आया होगा, या फिर ऊपर ऊपर से आपको बता दिया गया होगा कि ऐसे ऐसे होता है, बस पढ़ लेना। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ यहाँ पर ना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, हो सकता है कि आपका जो केस स्टडी है वो इससे या इंटरफेरेंस में से किसी एक से बन जाए। क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, अब जैसे इंटरफेरेंस में कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज है ना, मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन और ये सब, काफी सारी चीजें पूछने के लिए 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वैसे इसमें उससे भी ज्यादा चीजें पूछने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये पूरा सेटअप समझ आ गया क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा एक पॉइंट सोर्स एस था, जिसे हमने L1 लेंस के किस पे रखा था? फोकस पे। अब L1 लेंस के अगर मैंने फोकस पे रखा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 लेंस के फोकस पे रखने पे हमारी वेव फ्रंट स्फेरिकल थे, क्योंकि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। अभी अब वेव फ्रंट की बात छोड़ दो, एक पॉइंट सोर्स जो है आपका एक लेंस के फोकस पे रखा है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यानी कि जो रेज अब ये रेज ऐसे सीधे निकलेंगी, यानी हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ के जब यहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर पहुंचने पर जो हमारा वेव फ्रंट जब स्लिट से पास होगा,
तो मैक्सिमम वेव तो सीधी निकल जाएंगी। और चूंकि आपने ये दूसरा लेंस बीच में रखा हुआ है और ये ऑब्जर्विंग स्क्रीन को हमने L2 के फोकस पे रखा है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज हमेशा कहाँ पर कन्वर्ज होती है? फोकस पे। तो यानी यहाँ पर आपकी सारी वेव्स मिल जाएंगी। बट कुछ वेव डिफ्रैक्ट हुई होंगी, तो डिफ्रैक्ट होकर वो यहाँ ना मिलकर थोड़ा सा शिफ्ट हो गई होंगी। तो शिफ्ट होकर सपोज यहाँ पर पहुंच गई, तो यहाँ पर अगर वेव पहुंची है तो आप देखिए कि यहाँ से आने वाली वेव और यहाँ से आने वाली वेव के बीच में हमेशा क्या बना रहेगा? पाथ डिफरेंस। और वो पाथ डिफरेंस बाय कैलकुलेशन मुझे पता चल रहा है कितना है? a sin थीटा। क्या है? अब ये जो आप P पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट आपका P है। इस पॉइंट पर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है आपका, और इसको नाम दिया है AB। और ये क्या नाम दिया गया है इसको? परपेंडिकुलर को कोई नाम नहीं दिया ना, AB C नाम दिया। ये C पॉइंट हो गया। तो ये आपका अभी कुछ इसकी बेसिक जानकारी है। आइए जरा समझते हैं, देखिए होता क्या है। अब हमें सबसे पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न पे ये बताना होता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है और क्यों आ रही है, और यहाँ पर कैसी कैसी सिचुएशंस आ सकती हैं और उनका रीजन क्या है, हमें ये समझना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओ पॉइंट पर देखिए क्या होगा। ऐसा कहा जाता है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न पे जो ओ पॉइंट है वहां पर आपको सेंट्रल ब्राइट मिलता है। क्या मिलता है? मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न में सबसे पहली चीज अगर आप पूछोगे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या है, तो इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क बैंड्स की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। जितना ब्राइट उतना ही क्या होता है? डार्क। जबकि इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल ब्राइट होता है इसकी इंटेंसिटी सबसे क्या होती है? ज्यादा। और बाकी धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं इंटेंसिटी कम पड़ती जाती है, मतलब ब्राइटनेस कम होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है इसकी चर्चा हम धीरे धीरे अभी करेंगे, आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ओ पॉइंट पर मिलने वाली जो वेव्स हैं वो हमें सेंट्रल मैक्सिमा देती हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ओ पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा क्यों मिल रहा है, किस रीजन से मिल रहा है? तो देखिए ओ पॉइंट पर आने वाली वेव्स जो हैं हमारी, अगर मैं इस पूरी स्लिट को, अब देखिए यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जब यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट समझाया तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही इसको समझाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि भाई आप इसे तभी समझ सकते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न को जब आप इसे इंटरफेरेंस से कंपेयर करके चले आगे। अब लोगों ने बोला कि भाई इंटरफेरेंस में तो एटलीस्ट दो स्लिट होनी चाहिए। अच्छा, इंटरफेरेंस में हम ये सोचते हैं कि दो स्लिट, मिनिमम दो स्लिट होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी दो के बाद तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस जितनी भी स्लिट्स हैं आप सबसे वेव पास कराइए, इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, हम अगर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंटरफेरेंस पे वापस जाते हैं। इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों स्लिट से आने वाली वेव के जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता था वहां पर मैक्सिमम मिलता था, क्योंकि वहां क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ क्या हो रहे होते हैं? सुपर इम्पोज। और याद करिए वहां मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल पॉइंट पर मिलने वाली वेव्स के बीच का मैंने बोला था पाथ डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों वेव्स बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अगर मैं इस पूरे वेव फ्रंट को, ये जो मेरा ए बी वेव फ्रंट है, इस पूरे वेव फ्रंट को मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं, तो फर्स्ट हाफ से आने वाली वेव जितना डिस्टेंस कवर कर रही होंगी, सेकेंड हाफ से आने वाली वेव भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही होंगी, और इनके बीच का पाथ डिफरेंस हमेशा क्या बना रहेगा? जीरो। मतलब यंग्स का कहना था, एक छोटे से आपको इसे थोड़े और एक्सप्लेनेशन से मैं बताता हूं जो थोड़ा आपके शायद काम आएगा। अगर मैं ए बी वेवफ्रंट की बात करूं ये, और मैं इसमें वेवलेट्स बनाऊं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, और 10 वेवलेट ले लिए मैंने। इन नंबर ऑफ वेवलेट्स हो सकते हैं, पांच में पेयर नहीं बनेगा, छह में बनेगा कम से कम। दो दो चार दो छह दो आठ दो 10 11 12, अब बन जाएगा। तो मान लीजिए हमारा ये वेवलेट था, ये सेंट्रल पॉइंट ओ था। सेंट्रल पॉइंट क्या था? ओ। इस वेवलेट से आने वाली वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इस वेवलेट से आने वाली वेव भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इनका म्यूचुअल पाथ डिफरेंस क्या बना रहेगा? जीरो। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू यंग्स
इस पूरी स्लिट ए बी को, इस पूरे वेवफ्रंट ए बी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं, ठीक है। मैंने मान लिया कि भाई मेरा पूरा वेवफ्रंट ए बी था, तो मैंने इसको दो इक्वल हाफ ए एम और एम बी में कर दिया। अब एम वेवफ्रंट जो मेरा है, एम पोर्शन जो है, उसमें कोई भी वेवलेट आप उठा लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड वेवफ्रंट में कोई ना कोई एक ऐसा वेवलेट होगा जो इसके बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। भाई सारे वेवलेट्स तो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे होंगे। तो अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ए से आने वाला वेवलेट है, ये यहां तक पहुंचने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी उतना डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। अब सेकेंड वेव लीजिए, इससे आने वाली वेव ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल नहीं है कि नहीं है, लेकिन सेकंड के सामने यहाँ कौन सा पड़ गया, 11th। तो ये उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना किसने करा होगा, सेकंड ने। और ऐसे करते करते आप किसी भी वेवलेट में, किसी भी आप वेवफ्रंट में कोई भी एक वेवलेट उठा लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर दूसरा वेवफ्रंट मिलेगा, दूसरा वेवलेट मिलेगा, जिससे आने वाली वेव एकदम बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होंगी। तो यंग्स ने बोला कि इफ वी विल डिवाइड द वेवफ्रंट इनटू टू इक्वल हाफ, देन for the central point O, for every wavelet in first half, there is a corresponding another wavelet in the second half which covers the same distance, which covers the same distance। मतलब फर्स्ट हाफ के का आप कोई भी वेवलेट उठा लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग में सेकेंड हाफ में आपको एक वेवलेट ऐसा जरूर मिलेगा जो ठीक इसके बराबर का पाथ डिफरेंस, जो ठीक इसके बराबर की डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। इसका मतलब ओवरऑल टोटल पाथ डिफरेंस क्या बना रहेगा उन दो का, 0। तो अगर आप पूरे वेवफ्रंट को 1 लाख इक्वल वेवलेट्स में डिवाइड कर दें, तो 50,000 वेवलेट्स जो होंगे फर्स्ट हाफ में, और 50,000 किस में होंगे, सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ का कोई भी एक वेवलेट उठा लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड हाफ में आपको कोई ना कोई एक दूसरा वेवलेट मिल जाएगा जो बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, यानी उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या बना रहेगा, 0। और पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब हुआ कि वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इंटरफेयर होने वाली वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा का मल्टीपल होता है, वेयर एन इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 मिलता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। मतलब यहां पर मिलने वाली वेव्स जब ओ पर आएंगी तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही होंगी, और कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होने की वजह से हमें मैक्सिमा मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमा। ये हमारे किसने बताया था, यंग्स ने। तो मैंने आपको क्या बताया कि यंग्स ने जब हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न समझाया, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न समझाते वक्त उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उन्होंने कहा कि भाई देखो मैंने आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो समझा ही रखा है, और बिना डिफ्रैक्शन के इंटरफेरेंस हो नहीं सकता है, यानी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस आर कोरिलेटेड। तो वी कैन एक्सप्लेन द एवरी फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। और उन्होंने बोला कि इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम कितनी स्लिट होनी जरूरी है, 2। तो अब हमारे पास 2 स्लिट तो है नहीं, हमारे पास तो एक सिंगल स्लिट है। तो आपने, उन्होंने कहा कि आप उसे वर्चुअली, क्योंकि अब हम हाइगेंस की थ्योरी पर चल रहे हैं, और हाइगेंस की थ्योरी कहती है कि एक वेवफ्रंट बनता है, तो यहाँ पर एक प्लेन वेवफ्रंट आ रहा था, तो उस उन्होंने बोला कि जो ए बी पर जो वेवफ्रंट आ रहा है, उस वेवफ्रंट को आप कितने इक्वल हाफ में डिवाइड कर दीजिए, 2 इक्वल हाफ में। तो जब आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे, तो उन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट हाफ के हर एक वेवलेट के लिए, फर्स्ट हाफ के हर एक वेवलेट के लिए सेकेंड हाफ में एक दूसरा वेवलेट जरूर मिलेगा, जिससे आने वाली वेव्स एकदम बराबर डिस्टेंस कवर कर रही होंगी, बट अपोजिट मैनर में। आप देख सकते हो एक डाउनवर्ड और एक किधर जा रहा है, अपवर्ड। तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस हमेशा क्या बना रहेगा, 0। एंड 0 पाथ डिफरेंस की वेव हमेशा कैसा इंटरफेयर होती है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होती है। यानी इन डिफ्रैक्शन पैटर्न सेंट्रल पॉइंट पर हमें हमेशा क्या मिलेगा, मैक्सिमा। मतलब सोचो जब इंटरफेरेंस हो रहा है उस वक्त दोनों स्लिट में क्या हो रहा होगा, डिफ्रैक्शन। तो उन दोनों स्लिट्स में अलग से उनके जो सेंट्रल, मतलब उन दोनों स्लिट्स के सामने जो सेंटर पॉइंट आएगा, वहां पर भी सेंट्रल मैक्सिमा बनने की कोशिश हो रही होगी। मतलब समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंटरफेरेंस के केस में डिफ्रैक्शन हो ही रहा होगा, और डिफ्रैक्शन के केस में ये चीज भी देखने को मिल रही होगी, मिल रही होगी नहीं मिल रही होगी। तो इसी वजह से आपको वहां पर भी मैक्सिमम मिनिमा शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि यंग्स ने बोला कि डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी कि इस पूरी स्लिट का जो मिड पॉइंट होता है, उसके सामने आपको हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलता है। और उससे बोला जाता है कि क्यों, तो रीजन ये था कि अगर हम स्लिट को कितने इक्वल हाफ में डिवाइड करें, 2 इक्वल हाफ में, तो फॉर ईच वेवलेट इन फर्स्ट हाफ देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वेवलेट इन सेकेंड हाफ
for which the path distance covered by the wave remains same. As a result of it, path difference is always what? Zero. Hence this central maxima is obtained. Hence the central maxima is obtained. क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है? बताओ चिंटू, क्या बताया मैंने? हाँ हाँ, डरो नहीं, बताओ। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो जो जितने भी मतलब रेज आ रही हैं, ऊपर वाले का जितना डिस्टेंस होगा नीचे उसमें नीचे वाले में भी तो साइंटिफिक बताओ क्या था, मैंने बताया था वेवलेट्स वेवलेंथ किसको इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं? वेव फ्रंट को। हम लोग देते हैं इफ वी डिवाइड द स्लिट इनटू टू इक्वल, वेव फ्रंट को डिवाइड करा। वेवलेंथ होगा तो डिवाइड करेंगे ऊपर वाले में जो ऐसे कोई डिस्टेंस होगा सेम होगा तो नीचे वाले में भी सेम डिस्टेंस होगा, ऐसे ही। ऑलमोस्ट ठीक है। कोई जो बिल्कुल कंप्लीट बताने का साहस रखता है, बताओ। मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो जो ऊपर का वेवलेट होगा अगर उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड हाफ में भी वेवलेट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जिससे कि जिसकी वजह से हमारा पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब बताया इन्होंने भी सही है, लेकिन थोड़ा नींद में थी, ठीक है। तो इसलिए समझ गए? तो समझ आ गया भैया? तो लिखिए जरा। ये डायग्राम बनाया तो होगा नहीं तुम लोगों ने? डायग्राम बोला तो बना के ले आना है। YD यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हेडिंग है यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस में हो चुका है, मतलब जवाब दे दिया तब आर्ग्यू करेगा है। डबल स्लिट कब पढ़ा है? जब तुम सो रहे थे। यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स इसे जो आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा था वो YDSE था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये है यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर डिफ्रैक्शन, यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर डिफ्रैक्शन, जिसमें आपको ये डायग्राम सबसे पहले बनाना पड़ेगा, तो बनाओ भैया। डबल स्लिट में डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस दोनों हो रहे हैं। डबल स्लिट में मतलब डबल, मैंने आपको बताया था बिना डिफ्रैक्शन के इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। S1 S2 को फाइन रखना पड़ेगा ताकि दोनों पॉइंट्स आने वाली वेव्स डिफ्रैक्ट हो जाए और फिर इंटरफेरेंस हो। तो अभी हम एक सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं। बोला था मैंने डायग्राम बना लेना, इसकी जरूरत है, समय बचेगा। लेकिन दो लोग बना के लाए, बाकी मुंडी उठा के चले आए। सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम बनाना है। अरे किसी के पास यार पेन है क्या यार? एयरटेल का सिम है किसी के पास? नेटवर्क आ रहे हैं मेरे पास? यार मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं 2-3 घंटे से। इसको निकालने के लिए पिन है? कोई सेफ्टी पिन कुछ लगाया देना। शाबाश पंचदा, इसे बोलते हैं होनहार छात्र। नहीं, वो बेचारी हमेशा एनसीईआरटी भी लेकर आती है, आज तक जब भी एनसीईआरटी दी है तो इसे नहीं दी है। ये पता नहीं क्या हुआ यार, फोन में नेटवर्क चले गए। कल मुझे निकलना है और ये बताओ, एक नई समस्या। मेरी लाइफ में समस्या ही समस्या लिखी है। अब मैं एप्पल ही लूंगा जल्दी, मन भर गया मेरा इससे। पिछले इसी साल दिवाली में लिया था मैंने, फोन गिर गया था, मैंने जल्दी जल्दी में इसको ले लिया। यार अभी भी नहीं आ रहा यार। ओ भाई व्हाट इज दिस? सिम खराब, डेड, सब कर लिया, मैं 1 घंटे से यही कर रहा हूँ। डिसेबल कर दो ना थोड़ी देर के लिए। सिम को क्या कर दूं? डिसेबल करो थोड़ी देर के लिए। फिर कैसे हुआ? फोन भी बदल दिया, सिम डीएक्टिवेट करके वहां पे जाके सिम डीएक्टिवेट फोन बदलने के बाद जो सेटिंग्स में जाके, नहीं बात पे जाके अच्छा क्या करूं? वहां पे भैया को बोलो, सिम वाले भैया को सिम डीएक्टिवेट करके नया सिम नंबर वही नया सिम कर दो, मेरे पुराने वाले फोन में से मतलब यही प्रॉब्लम? हाँ सही है। तो आज ही होना था यार, निकलना है मुझे।
अद्दे यार। हाँ यार, वो कितने बजे बंद होता है? ये जो इसका सर्विस सेंटर, वो वोडा स्टोर जो होते हैं। 9 बजे नहीं किसी भी बात कोड तो करेगा। सर एक बार डिसेबल कर देना। बताओ यार, मुझे आधी रात में 2 बजे निकलना है और ये नौटंकी। सर अभी चले जाओ। अब क्लास अभी 9 बजे तक तो मेरी क्लासेस ही हैं। नहीं शॉप नहीं, वो स्टोर्स, एयरटेल स्टोर। पोस्ट पेड है ना मेरा, होगा नहीं बिना आईडी प्रूफ दिए। शायद मैंने ये पोस्ट पेड जब मैं, ये नंबर जब मैं शायद ग्रेजुएशन में था तब लिया था पोस्ट पेड, आज तक यही चल रहा है, तब से चलता आ रहा है। और ये जब से मैंने ये लिया है तब से इसमें मोबाइल डेटा जो होता है वो अनलिमिटेड फ्री है, आज भी फ्री है, जितना यूज करो। खराब हो गया भाई। नो सर, क्या कह रहे हो? डिसे अभी करता हूँ जरा मैं। सर आपको सिम चेंज करना पड़ेगा ना। अब मैं अब इसी शहर में होगा, कहीं दूसरी जगह जाके हो जाएगा। एयरटेल स्टोर पे हो जाएगा। अरे यार, एक ना एक बवाल लगा ही रहता है मेरे साथ, पता नहीं क्या। चलो, ले बना लिया भैया डायग्राम, आप लिखिए। सिर्फ डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं। अब ये लिखिए, मैंने तुम लोगों को ये कल बोला था कि डायग्राम बना लेना, समय बचेगा। और बस घर पे तो मुझे इस डायग्राम में बार बार चीजें लिखवानी, क्या बार बार वो कर। अच्छा फोटो, तुम लोग फोटो खींचते हो। लिखो जल्दी, बना लिए ना? अब लिखो। चलिए अब लिखिए, लिखिए इन, सबसे पहले तो लिखिए इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न in diffraction pattern we obtain the maxima at the central point. In diffraction pattern we obtain the maxima at the central point, at the central point known as central maxima, known as central maxima, central maxima। ठीक है, having the maximum intensity, इसी क्या गया, having the maximum intensity, इसके में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है बच्चों। ठीक है, अब लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब लिखिए if we divide the slit into two equal half, if we divide the slit into two equal half, if we divide the slit into two equal half, then
for each wavelet of first half, for each wavelet of first half, for each wavelet of first half, there is a corresponding wavelet in second half. There is a corresponding wavelet in second half for which path will be same. Will be same. As a result of it, same. As a result of it, hello. हाँ आकाश, हाँ बोल. नहीं, मैंने बोला था मैं कोशिश करूंगा. यार आज नहीं आऊंगा यार. ठीक है, ओके. क्या लिखा? As a result of it, path difference becomes 0. As a result of it, path difference becomes 0. Hence, the wave, hence the path difference becomes 0. Hence, the wave interfere constructively. Hence, the waves interfere constructively and central maxima is obtained. Hence, the wave interfere constructively. Hence, the wave interfere constructively, hence, and central maxima is obtained. Maxima is obtained. ठीक, अब लिखिए. फीस हेलो. हाँ जी. नहीं, मैसेज कर दिया, रीड कर लो. हाँ नहीं, मैसेज कर दिया, क्लास ले रहे. हाँ भाई. अच्छा भैया, तो अब देखिए, लिखिए. इट इज क्लियर दैट, अब नेक्स्ट ऐसे लिखिए, हेडिंग डालिए. लिखो, इट इज क्लियर दैट. नोट बना के लिखो, आगे नोट क्या, अगला पॉइंट डाल के लिखो. ये है, आपने हेडिंग डाल ली थी, इसका सारा हो गया. अब सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, अब पॉइंट 2 करके लिखो. आप सेकंड पॉइंट डाल के लिखो. मैंने बोला कोई एक पॉइंट आएगा, सेंट्रल मैक्सिमम वाला काम खत्म हो गया, इतना ही पूछा जा सकता है. अब आगे आइए. इट इज क्लियर दैट देयर इज अ पाथ डिफरेंस. इट इज क्लियर दैट देयर इज अ पाथ डिफरेंस. It is clear that there is a path difference of the waves. There is a path difference of the waves superimpose at P. Superimpose at P. Superimposes at P. Superimposes at P. और वो पाथ डिफरेंस होगा कितना? इन ट्रायंगल कौन सा? ये बी ए सी. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी बीसी अपॉन ए बी, यानी बीसी अपॉन क्या हो जाएगा? ए. आ रहा है ना? हाँ, तो बीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए साइन थीटा. क्या आ जाएगा? सो पाथ डिफरेंस, बातें नहीं. सो पाथ डिफरेंस इन डिफ्रैक्शन is always is equal to what? A sin theta.
a sin what? Theta. Or if angles are very small, if theta is very small, very what? Small, then path difference in pit d is equal to हो जाएगा a theta. क्या हो जाएगा? a theta, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए sin theta किसके इक्वल हो जाता है? थीटा. इतना लिखिए, फिर अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं. इतना लिखिए, इसके आगे की कार्रवाई जरूर हो जाएगी. कोई बात नहीं, ऑल इज वेल है. ए ये ए है ना, डिस्टेंस ए. अब इसमें लिखिए, हेडिंग डालें, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा. पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, हेडिंग डालें. सेंट्रल मैक्सिमा के बाद सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सब बनेंगे. अब इनके बारे में हम जरा जानकारी लेंगे. यहीं से आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा सफर शुरू होगा. वैसे ये तो समझ आ गया होगा, सेंट्रल में तो वो भी समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं. ए चाचा समझा हो? हाँ, इधर देखिए, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा. लिखिए, इफ द पाथ डिफरेंस ऑफ वेव, if the path difference of wave superimposes at P, if the path difference of wave superimposes at P is the integral multiple of lambda, superimposes at point P is the integral multiple of lambda, then secondary minima is obtained. If the path difference of wave superimposes at point P